ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम ज्योग्राफी की क्लासेस पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी के पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ा। घूर्णन, परिक्रमण, सोलर डे, साइड्रल डे, पेरिहीलियन, अपहेलियन और एप्साइड रेखा जैसे बहुत सारे टॉपिकों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश तथा देशांतर के बारे में, यानी कि लैटिट्यूड तथा लॉन्गिट्यूड के बारे में। दोस्तों, लैटिट्यूड को समझने से पहले आपको भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, भूमध्य रेखा, या भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। मध्य मतलब सेंटर, बीच में। पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा खींची जाती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भूमध्य रेखा एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि पृथ्वी के बीचों बीच से ड्रॉ की गई है। ठीक है, भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा भी कहते हैं और साथ में इक्वेटर भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भूमध्य रेखा क्या होती है तो आपके मन में तुरंत ही ये इसका आंसर आ जाना चाहिए कि पृथ्वी के बीचों बीच जो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है उसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे और आगे और भी जानेंगे। भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ जितना भी पार्ट है उसे उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण की तरफ जितने भी पार्ट हैं उसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, एक एक करके अब हम पॉइंट्स देखते हैं और इस फिगर को ध्यान में रखिए और साथ में उसको हम समझते चलते हैं। ठीक है, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जिसे अंश में प्रदर्शित करते हैं अक्षांश कहलाते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको मैंने बताया इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा जैसे खींची गई है, वैसे ही पृथ्वी पर बहुत सारी पश्चिम से पूर्व की ओर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे अंश में प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए वो अक्षांश कहलाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। वास्तव में अक्षांश वह कोण होता है जो विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। अगर हम अक्षांश की बात करें, अक्षांश क्या होता है, तो वो रेखा होती है जो विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम इसीलिए उसे अक्षांश कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा तथा विषुवत रेखा या दोनों एक ही होता है ना, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को शून्य अंश माना जाता है। तो जब हम बात करते हैं अक्षांशों की तो भूमध्य रेखा को शून्य अंश माना जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच से गई हुई है। यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ने पर जो कोणीय दूरी है उसे उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण में होने वाली दूरी को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इक्वेटर के हम जब उत्तर की तरफ जाएंगे, उधर साइड से जो भी कोण बनेगा उसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, और जो दक्षिण की तरफ बनता है उसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा से अक्षांश की दूरी प्रायः बढ़ने लगती है। ठीक है, जब आप ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होता है, भूमध्य रेखा से अक्षांशों की दूरी बढ़ने लगेगी। ये तो आपको पता ही है, ध्रुव कहाँ होते हैं, सबसे ऊपर की ओर या फिर सबसे नीचे की ओर होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ चलेंगे यानी कि आप भूमध्य रेखा से दूर जा रहे होंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो अक्षांशों के बीच की दूरी है वो प्रायः बढ़ने लगती है। ठीक है, इस प्रकार अधिकतम दूरी ध्रुव है। अगर हम ध्रुव तक पहुंच जाते हैं तो हम कहेंगे कि हम जो भूमध्य रेखा है उससे सबसे मैक्सिमम दूरी पर हम आ चुके हैं, जिन्हें 90 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अगर आप उत्तर की तरफ सबसे दूर चले गए यानी कि ध्रुवों की तरफ चले गए तो बोला जाएगा कि आप उत्तरी ध्रुव पर पहुंच चुके हैं, और जो कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री ही होता है, उससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। और अगर हम दक्षिण की तरफ सबसे दूर चले जाएंगे तो हम दक्षिणी अक्षांश की तरफ पहुंच जाएंगे, यानी कि 90 डिग्री ध्रुव की तरफ दक्षिण में। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा से अक्षांशों की दूरी प्रायः बढ़ने लगती है। सभी अक्षांश रेखाएं पैरेलल होती हैं। तो दोस्तों, ये आपको बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है कि जितनी भी अक्षांश की रेखाएं होती हैं वो सबसे एक दूसरे से पैरेलल होती हैं तथा दो अक्षांशों के बीच की दूरी का क्षेत्रफल जोन के नाम से जाना जाता है।
अगर हम दो अक्षांशों के बीच की दूरी की बात करें, ठीक है, उनके क्षेत्रफल की बात करें तो उसे जोन के नाम से जाना जाता है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दोस्तों ये भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन हो सकता है ये, कि दो अक्षांशों की जो मध्य की दूरी है वो कितनी होती है, तो वो होती है 111 किलोमीटर। अभी क्या होता है, जैसे हम भूमध्य रेखा पर हैं और 111 किलोमीटर हम ऊपर की ओर यानी उत्तर की तरफ हम चलते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि 1 डिग्री में इजाफा हो चुका है, 1 डिग्री हो चुका होता है, 0 डिग्री से 1 डिग्री हो चुका होता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 डिग्री के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 111 किलोमीटर। ठीक है, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के किसी स्थान से सूर्य की ऊंचाई उस स्थान के अक्षांश पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि पृथ्वी से सूर्य की ऊंचाई कितनी है, जहाँ से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता है, तो सूर्य का डिस्टेंस कितना है वो उसके अक्षांश पर निर्भर करता है। ठीक है, न्यून अक्षांशों पर दोपहर के समय सूर्य ठीक सिर के ऊपर रहता है। इस प्रकार पृथ्वी के तल पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें की गर्मी विभिन्न अक्षांशों पर भिन्न भिन्न होती हैं। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो अक्षांश पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर न्यून अक्षांश है तो उस पर दोपहर के समय सूर्य ठीक सिर के ऊपर होगा, और ऐसी स्थिति में जो सूर्य के प्रकाश की किरण पड़ेगी, ठीक है, उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। तो गर्मी विभिन्न अक्षांशों पर भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, किसी स्थान के अक्षांश को मापने के लिए अब तक खगोलकीय अथवा त्रिभुजीकरण नाम की 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम किसी भी स्थान के अक्षांश को जब मापते हैं तो उसके लिए खगोलकीय तथा त्रिभुजीकरण नाम की 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये आपको दिमाग में याद रखना है। ठीक है, इसकी ठीक ठाक माप के लिए 1971 ईस्वी में श्री निरंकार सिंह ने भूगुणन मापी नामक यंत्र का आविष्कार किया था। निरंकार सिंह जी ने किस चीज़ का आविष्कार किया था 1971 में? भूगुणन मापी। ठीक है, जिससे किसी स्थान के अक्षांश की माप केवल अंश में नहीं बल्कि कला या जिसे मिनट भी कहते हैं उसमें प्राप्त की जा सकती है। इसमें डिग्री में ही नहीं बल्कि मिनट में भी प्राप्त की जा सकती है। भूगुणन मापी नाम का जो यंत्र बनाया था श्री निरंकार जी ने, उसके माध्यम से। ठीक है, भूमध्य रेखा ही 0 डिग्री अक्षांश है। ये तो आपको मैंने सबसे पहले ही बता दिया कि जो भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है वही 0 डिग्री अक्षांश है, तथा इसके दोनों ओर यानी कि उत्तर एवं दक्षिण दोनों तरफ आप चलेंगे, पश्चिम से पूर्व दिशा में अन्य अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, ये रेखाएं पूर्णवृत्त बनाती हैं तथा इनकी संख्या 180 है। तो दोस्तों उत्तरी अक्षांश की तरफ जब आप जाएंगे तो 90 डिग्री तक ऊपर बना हुआ है। पोल्स की तरफ मैंने बताया ना, उत्तरी पोल की तरफ जब हम जाते हैं तो नॉर्थ पोल की तरफ तो वो 90 डिग्री होता है, ऐसे ही नीचे भी 90 डिग्री होता है साउथ पोल की तरफ। तो मैंने क्या बताया, 90 + 90 180, यानी कि पूरे पृथ्वी पर कितनी रेखाएं खींची गई हैं? 180 रेखाएं खींची गई हैं, और ये सारी रेखाएं पैरेलल होती हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कोई भी दूसरा अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करता है। भूमध्य रेखा ही एक ऐसी रेखा है जो कि पृथ्वी के बीच से काटी गई है। ठीक है, तो अगर भूमध्य रेखा से हम पृथ्वी को डिवाइड करें तो पृथ्वी 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाएगी। ठीक है, भूमध्य रेखा के अलावा कोई भी दूसरा अक्षांश नहीं है जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट सके। ओके, ये तो बहुत ईजी आपको समझ में हो गया होगा। अक्षांश रेखाओं की मदद से किसी स्थान की स्थिति को समझने में मदद मिलती है। अक्षांशों की मदद से क्या होता है, किसी भी स्थान की स्थिति को समझने में मदद मिलती है। साथ ही इनके द्वारा किसी स्थान की जलवायु की भी जानकारी मिलती है, और साथ में जलवायु के बारे में भी हमें पता चलता है अक्षांशों से। भूमध्य रेखा की लंबाई 40,076 किलोमीटर है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए कि भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है 40,076 किलोमीटर। यानी कि किसी एक पॉइंट से आप चलना शुरू करें और 40,076 किलोमीटर तक आप भूमध्य रेखा के किसी भी लाइन से अगर चलना शुरू करते हैं तो 40,076 किलोमीटर आपको लग जाएंगे वापस उसी स्थान पर दोबारा आने के लिए। ठीक है,
विषुवत रेखा केवल बृहद वृत्त सबसे बड़ा वृत्त बनाती है। जितनी भी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं पृथ्वी के ऊपर, उसमें से भूमध्य रेखा ही है जो कि सबसे बड़ा वृत्त बनाती है। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया, भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीच से खींची गई है और जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त बनाती है, ठीक है। बाकी जितने भी अक्षांश की रेखाएँ हैं वो इनसे छोटा वृत्त बनाती हैं। दोस्तों अक्षांश हमारा ख़त्म हो गया लैटीट्यूड। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में, ठीक है। लॉन्गिट्यूड में जैसे अभी हमने आपको बताया कि लैटीट्यूड में रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड के लिए भी रेखाएं खींची गई हैं। अब वो रेखाएं कैसे खींची गई हैं इसको हम एक एक करके देखते हैं। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर कहलाती है। दोस्तों जैसे कि हमने लैटीट्यूड में देखा था पश्चिम से पूर्व की ओर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे ही इसमें ऊपर से नीचे, ठीक है, इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर कहलाती है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होते हैं। अभी हमने देखा था लैटीट्यूड, अक्षांश क्या थे, इनके जो भी काल्पनिक रेखाएं खींची गई थी वो सारे के सारे समानांतर थे। किसी भी पॉइंट पे आप उसका मेज़रमेंट करेंगे तो 111 किलोमीटर का ही अंतर आएगा, ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, ये रेखाएं जो खींची गई हैं वो समानांतर नहीं है, दे आर नॉट पैरेलल। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री पर खींची गई ये रेखाएं मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा खींची गई है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड की बात करें तो जो 0 डिग्री पर खींची गई है पृथ्वी के बीचों बीच से, उस रेखा को यहाँ पर मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ठीक है। ग्रीनविच क्या है, इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच, वहाँ से होकर गुजरती है ये लाइन, इसीलिए इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। जो हम आप टाइम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ टाइम होता है तो अमेरिका में कुछ दूसरा टाइम हो रहा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा GMT + 5:30, GMT + 5, GMT + 4:30। तो ये सब कैसे डिपेंड होता है, ये सब कहाँ से निकल के आते हैं, ये निकलता है हमारे लॉन्गिट्यूड से, और जिसमें मध्याह्न रेखा यानी कि ग्रीनविच रेखा का एक बहुत बड़ा, इसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ में आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 डिग्री देशांतर की भूमध्य रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर जो 1 डिग्री देशांतर की जो दूरी है, ठीक है, जो मैक्सिमम दूरी है वो 111.32 किलोमीटर की है, जो ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। ध्रुवों की तरफ आप जाएंगे तो क्या देखेंगे कि ये कम होती जाती है, ठीक है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 111.32 किलोमीटर कहाँ से आया तो वो आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो विषुवत रेखा है यानी भूमध्य रेखा, इसकी जो कुल दूरी है वो 40,076 किलोमीटर की है, और जो देशांतर है उसमें 360 देशांतर, अभी तक उसकी इमेजिनरी लाइन 360 देशांतर की बनाई गई है। तो अगर हम 40,076 को 360 से डिवाइड कर दें तो जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा दूरी जो कि भूमध्य रेखा पर है, ठीक है। तो 40,076 को जब हम 360 से डिवाइड करते हैं तो 111.32 किलोमीटर आता है, ठीक है। तो ये क्या है, 1 डिग्री देशांतर की भूमध्य रेखा पर दूरी है ये, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर के बीच 4 मिनट समय का अंतर होता है, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। ये भी आप जान सकते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, 24 घंटे में 360 देशांतर को ये पार करती है। पृथ्वी 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है ना, यानी कि 24 घंटे लगते हैं इसको पूरा 360 देशांतर को पार करने में। तो 1 घंटे में कितना उसको टाइम लगेगा, तो 360 को 24 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 घंटे में 15 देशांतर को पार कर लेती है ये, ठीक है। अब 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में ये 15 देशांतर को पार कर लेती है, तो एक देशांतर को पार करने के लिए इसको 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं कि एक देशांतर के बीच 4 मिनट समय का अंतर होता है, ठीक है। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक
देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ जाता है। अगर हम पूरब की ओर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 4 मिनट बढ़ जाता है, और पश्चिम की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमें उसमें समय में 5 मिनट घटाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो ग्रीनविच लाइन है, जिसे मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, ठीक है, वो 0 डिग्री पर है, और उसमें से जैसे जैसे हम लोग पूरब की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही 4 मिनट को हमें ऐड करना पड़ता है, और जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं उसमें 4 मिनट हमें घटाना पड़ता है। ठीक है, कुल देशांतरों की संख्या 360 है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थानों से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर या 0 डिग्री देशांतर माना गया है। तो दोस्तों, जो ग्रीनविच रेखा है, जिसे हम लोग मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, इसको हम लोग किसी और नाम से भी जानते हैं। कौन सा नाम है वो? 0 डिग्री देशांतर या फिर प्रधान देशांतर। ठीक है, प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं। ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। इसकी बाईं की ओर की रेखाएं पश्चिम देशांतर तथा दाहिने की ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। ठीक है, अगर हम इसके बाईं ओर की बात करें, जो हमने अभी देखा ग्रीनविच रेखा, इसके बाईं ओर की बात करें तो उसे पश्चिमी देशांतर कहेंगे, और इसके जो दाहिनी तरफ की बात करें तो उसे पूर्वी देशांतर कहते हैं। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। ये तो मैंने आपको बताया ही कि देशांतर के अकॉर्डिंग, देशांतर के ही बेस मानकर हम लोग किसी भी स्थान का समय ज्ञात करते हैं। ठीक है, हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किधर की ओर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। भारत देश के बीचों बीच से 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा गुजरती है। जो देशांतर रेखा खींची गई है, मैंने आपको बताया था ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री है, ऐसे ही आप 4-4 मिनट बढ़ते जाएंगे आगे, तो हमारा भारत जहाँ पर स्थित है और जो लाइन बीचों बीच से जा रही है भारत के, वो 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा हमारे भारत देश से गुजरती है। ठीक है, तो हम 82.5 की हेल्प से हम अपना समय कैलकुलेट कर सकते हैं। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, ये आपके 1 लाइनर एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि जो देशांतर रेखा हमारे भारत से गुजरती है वो एक्चुअल में कहाँ से होकर गुजरती है। तो आपको बताना है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, एक देशांतर रेखा को पार करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। ये तो हमने अभी ऊपर देखा ही था, एक देशांतर को पार करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है, और हमें 82.5 डिग्री के देशांतर रेखा को पार करना है, क्योंकि भारत हमारा 82.5 डिग्री देशांतर पर ही स्थित है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री देशांतर पार करने में 82.5 गुणे 4 का समय लगेगा, यानी कि 330 मिनट का समय लगेगा। तो 330 मिनट को जब हम आवर्स में बदलते हैं तो हम देखते हैं कि 5.5 घंटे आगे, ठीक है, 5.5 घंटे हमें लग जाते हैं 82.5 डिग्री देशांतर को पार करने में, जो कि जहाँ पर भारत स्थित है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो समय है, टाइम जोन ऑफ इंडिया है, वो GMT + 5:30 है। ठीक है, GMT मतलब शून्य, जहाँ पर 0 डिग्री है, जहाँ पे समय 0 है। ठीक है, GMT का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। उसमें हमें 5:30 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का जो समय है GMT + 5:30 वो क्या है और वो क्यों है, वो आप निकाल भी सकते हैं। अब 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानते हैं? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसे गोरे के नाम से जाना जाता है। इन देशांतर रेखाओं को मध्यांतर रेखाएं भी कहा जाता है। इन देशांतर रेखाओं को और किस नाम से जानते हैं? मध्यांतर रेखाएं। ठीक है, क्योंकि एक रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर मध्याह्न या दोपहर एक ही समय पर होता है। तो अगर हम बात करें कि जो रेखा ऊपर से खींची गई है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड की जो रेखा खींची गई है, जब सूर्य का प्रकाश किसी एक रेखा पर होता है तो उसके सारे स्थान पर दोपहर एक ही समय पर होता है। ठीक है, इसीलिए इसे मध्यांतर रेखाएं भी कहा जाता है।
ठीक है। शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर रेखाएं अटलांटिक महासागर में काटती हैं। तो दोस्तों अभी हमने बात किया था लैटिट्यूड का और लॉन्गिट्यूड का। तो लैटिट्यूड में जो 0 डिग्री की रेखा थी और लॉन्गिट्यूड में जो 0 डिग्री की रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? ये दोनों एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं। ठीक है, तो शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीनविच रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, ये मैंने आपको भी ऊपर डिस्कस करके बताया ही। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी इसी को कहते हैं, वो भी हमने आपको बताया। प्रधान यामोत्तर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, और क्या ग्रीनविच रेखा, मध्याह्न रेखा, ये सारी रेखा हम लोग कहते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं इसी को। 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं? ये आपसे एग्ज़ाम में बहुत बार एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है। 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घना, अंटार्कटिका, ये सारे जो देश हैं 0 डिग्री देशांतर पर स्थित हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि एवं समय रेखा, अब हम इसके बारे में देखते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। ठीक है, जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा होती है, इसी की हेल्प से हम टाइम के बारे में पता करते हैं। अभी भारत के टाइम के बारे में हमने पता किया ना, तो इसीलिए जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। और 0 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में कौन सी रेखा होती है? 180 डिग्री की होती है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। तो ये आपसे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, और देखते हैं हम लोग 180 डिग्री वाले के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व आने पर एक दिन घटाना पड़ता है। अगर हम 180 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें तो उससे जब हम पूर्व की तरफ आते हैं तो एक दिन घटाना पड़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि क्या होता है, 0 डिग्री वाले के हम ऑपोजिट साइड में जाते हैं तब तक वो 24 घंटे हो चुके होते हैं। ठीक है, 24 घंटे के बाद में क्या होता है कि हमें एक दिन या ऐड करना पड़ता है। तो अभी इसीलिए हमने कहा कि पूर्व की तरफ जब हम जाएंगे 180 डिग्री देशांतर रेखा से तो एक दिन घटाना पड़ेगा, जबकि पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। जो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है 180 डिग्री वाली, वो बिल्कुल सीधी नहीं है। कुछ देशों के दिन और समय समान रखने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है। तो दोस्तों ये भी आपको बहुत याद रखना अच्छे से कि 180 डिग्री वाली जो रेखा जा रही थी उसमें ऐसा हो रहा था कि किसी स्थान पर हो सकता था एक देश में 2-2 दिन हो रहे होते हैं। ठीक है, एक दिन मैंने आपको बताया ना घटाना या बढ़ाना पड़ता है, तो इसीलिए क्या करते हैं, उसको बिल्कुल सीधी ना बनाकर उसको 4 बार अपनी जगह से मोड़ा गया है, ताकि किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में एक ही दिन रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि सपोज़ करिए कि भारत से मान लो वो होके गुजरती है, तो भारत के किसी एक पोर्शन में आज 23 तारीख है तो कल 24 तारीख है। इस समान तारीख रखने के लिए इसको 4 जगह से मोड़ा गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है। जो खींचा गया किधर की ओर खींचा गया, 180 डिग्री किधर की ओर पड़ता है, ये उधर प्रशांत महासागर की तरफ से खींचा गया है। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भूमध्य रेखा जिसे हम विषुवत रेखा पर भी कहते हैं, इस पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, इसलिए यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सूर्य की जो किरण होती है वो लंबवत गिरती हैं, बिल्कुल सीधे पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा पर जो भी कंट्री आएगी उस पर दिन और रात बराबर होंगे। पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम और ध्रुवों की तरफ सबसे अधिक होता है।
तो दोस्तों अगर हम आपसे बात करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो वो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होती है और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये आपको फिर से बता दूं कि भूमध्य रेखा पर सबसे कम और पोल्स की तरफ सबसे ज़्यादा होती है। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री के अक्षांशों के बीच उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, अगर हम 30 से 35 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं, चाहे हम उत्तरी गोलार्ध में बढ़ें चाहे हम दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ें, वहाँ की जो मतलब जलवायु पाई जाती है उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश भी कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 से 35 डिग्री का जो अक्षांश है वो उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है और इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, 21 मार्च 23 सितंबर इस दिन क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं संपूर्ण पृथ्वी पर। विषुवत रेखा पर दिन रात सदैव बराबर होते हैं क्योंकि इसको प्रकाश वृत्त हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है। ये तो मैंने आपको बताया ही कि जो विषुवत रेखा है उस पर दिन और रात सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, यूएसए के 7, रसिया के 11 तथा ऑस्ट्रेलिया के 3 टाइम जोन हैं। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया का है GMT + 5:30, अगर ऐसे ही हम इसकी बात करें तो यूएसए के पास 7, रसिया के 11 और ऑस्ट्रेलिया के 3 टाइम जोन हैं। ठीक है, यानी कि जो ये रेखा खींची गई है यूएसए से 7 रेखा गुजरती हैं लॉन्गिट्यूड की और रसिया से 11 और ऑस्ट्रेलिया से 3 गुजरती हैं। ठीक है, शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती हैं। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको लैटिट्यूड तथा लॉन्गिट्यूड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपसे अगर कोई लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के बारे में पूछता है तो आपको बहुत ही अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे YouTube चैनल को तो उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और जो भी मैं पढ़ाता हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। साथ में मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी आप पढ़ें उसका नोट्स ज़रूर बनाते चलें, क्योंकि लिखने से क्या होता है बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं। ठीक है, तो जब आप अपने नोट्स को फ्यूचर में कभी भी देखेंगे तो वो एज इट इज़ आपको हमेशा आपके मेमोरी में सेव हो जाएगा, इसलिए नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आज हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा, ऐसे ही हम लोग कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।